हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 12 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आइए समझते हैं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम शॉर्ट में ईसॉप बोलते हैं, वो क्या है। तो ईसॉप का दूसरा नाम होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ठीक है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एम्प्लॉयज, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की स्टॉक, उस कंपनी के स्टॉक के ओनरशिप से रिलेटेड कोई प्लान है। ठीक है, तो बेसिकली एक ये बेनिफिट प्लान है जो कि जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है। इसमें ये अपने एम्प्लॉयज को ये राइट प्रोवाइड करती है, ये राइट देती है कि वो कंपनी के शेयर्स को बाय कर सके एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब ये जो कंपनी है वो अपने कुछ शेयर्स को, ठीक है, किसी फिक्स प्राइस पे, जो एम्प्लॉय को पता होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, वो ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज को कि वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मोटिव है? मोटिव ये है कि अट्रैक्ट करना एम्प्लॉयज को। मान लीजिए ये कोई स्टार्टअप है, ये चाहती है कि अच्छे एम्प्लॉयज इसमें आए, बट इसके पास इतना फंड नहीं है एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो अगर ये अपना ईसॉप निकालेगी तो ये एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करेगा कि हाँ, इस कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो हम भी ग्रो करेंगे क्योंकि हमारा शेयर है कंपनी में। मोरओवर रिटेन करने के लिए, अगर अच्छे एम्प्लॉय हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये रिटेन में हेल्प करेगी। एज एन रिवॉर्ड भी है ये एम्प्लॉय के लिए। मोर ओवर जो ईसॉप होता है ये अलाइन करता है एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को विद कंपनी ग्रोथ एंड सक्सेस। मतलब कि एम्प्लॉय भी उतना ही इंटरेस्टेड रहते हैं कंपनी के ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए, क्योंकि इनकी शेयर्स रहती है कंपनी में। ठीक है, तो ये अलाइन करती है बोथ के ग्रोथ को, कंपनी एंड एम्प्लॉय के। ठीक है, ये न्यूज में क्यों रहा स्टूडेंट? न्यूज में रहने का रीजन ये था कि अभी जो पार्लियामेंट्री कमिटी है, ठीक है स्टूडेंट, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आपको पता है कि ये जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनता है। तो अगर कोई भी लॉ बनाना है तो सबसे पहले एक बिल लाना पड़ता है हमें किसी भी एक बॉडी में, जैसे मान लीजिए लोकसभा में। तो बेसिकली जब ये बिल लाया जाता है किसी भी मंत्री के द्वारा, तो मंत्री जो है उसके पास बहुत सारे काम है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे एस्पेक्ट को देख सके या क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। तो इसको लेके एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है जो इन सब चीजों से रिलेटेड सजेस्ट कर सके मिनिस्टर्स को, या कोई अगर बिल पास हो रहा है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इससे रिलेटेड चीजों को बता सके। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट की नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो रही है। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने गवर्नमेंट को अभी सजेस्ट किया है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें आप अमेंडमेंट करिए। ठीक है, आप क्या करिए, इस ये जो अमेंडमेंट है इसका क्या एम है कि जो ईसॉप है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है, ठीक है, इसमें ये अमेंडमेंट करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि अभी तक जो हम टैक्स लेते आ रहे हैं वो हम पोटेंशियल गेन, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो कोई शेयर्स खरीद रहा है, तो हम एक पोटेंशियल गेन मानते हैं कि ये जो कंपनी है इतने टाइम में इतना ग्रो कर जाएगी, तो एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट होगा, और इस हिसाब से हम टैक्स लेते हैं। तो इसने कहा है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पोटेंशियल गेन, जो टैक्स है वो जो शेयर है उसके बिक सोल्ड हो जाने के बाद लेना चाहिए। ठीक है, इससे जो भी नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयज मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा अगर ये जो सजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी की मान जाती है तो। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज। वी कैन स्पेल इट एज IWBDC। ठीक है, तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये एक तरह का चैलेंज था, एक कंपटीशन था। इंडिया वेब ब्राउजर मतलब एक वेब ब्राउजर के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंपटीशन। किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मेटी एंड द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC बैंगलोर ने। तो इन तीनों ने मिलकर इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था। इसमें क्या था कि जो ये जो चैलेंज था ये था इंस्पायर करने के लिए या एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंडिया में, और मोर ओवर क्रिएट करने के लिए एक इंडिजीनियस मींस इंडिया मेड वेब ब्राउजर। और इसके लिए ये जो चैलेंज था वो ये चाहता था कि इंडिया के हर कोने से जो भी टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, इनोवेटर्स है या डेवलपर्स है, वो आए और पार्टिसिपेट करें। उसको लेकर ही ये कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है,
इसमें क्या बेनिफिट होगा या जीतने वाले को क्या मिलेगा? तो जो ऐसा वेब ब्राउजर बना देता है इंडिजीनियस, तो जो जीतेगा उसको कैश प्राइज मिलेगा 3.4 करोड़ का, उस डेवलपर को। ठीक है, कैसे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? तो कोई भी ऐसा स्टार्टअप हो या एमएसएमई हो या कंपनी हो या एलएलपी हो जो कि रजिस्टर्ड हो इंडिया कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, वो अप्लाई कर सकता है। या कोई ऐसी एंटिटी हो जिसमें 51 शेयर होल्डिंग हो इंडियन सिटीजन का और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है और उसमें 51% शेयर इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन का है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, तो वो अप्लाई कर सकता है। या फिर इसमें कोई ऐसी कंपनी नहीं पार्टिसिपेट कर सकती है जो एक सब्सिडियरी कंपनी हो, मतलब कोई बाहर की सॉफ्टवेयर कंपनी हो और इंडिया में उसका कोई सब्सिडियरी हो, वो नहीं। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, या हम जो जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अब ये इंटर कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी भी चीजें हैं वो इंडियन मेड हो। तो ये हमारे जो फॉरेन पे है उसकी रिलायबिलिटी को घटाएगा, बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज जयेद तलवार। ये क्या है एक्सरसाइज जयेद तलवार? तो बेसिकली ये बायलेटरल एक्सरसाइज है नेवीज के बीच में। किसकी किसकी नेवीज के बीच में ये जयेद तलवार हो रहा है? तो यूएई एंड इंडियन नेवी के बीच में अगस्त 8 to 11 को ये कंडक्ट हुआ है। ये बेसिकली ये जो जयेद तलवार है, इसमें इंडिया की 2 शिप्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, एक तो आईएनएस विशाखापट्टनम एंड एक आईएनएस त्रिकांड। ठीक है, मेनली क्यों हो रहा है ये एक्सरसाइज? तो जो 2 नेवीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, लिम्फेटिक फिलारिसिस। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ये लिम्फेटिक फिलारिसिस क्या है। सो बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो ब्लड रन कर रहा है वो रन कर रहा है मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो पहली चीज होती है वो होती है आर्टरी। आपको पता है आर्टरीज होते हैं जो ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, या प्योर ब्लड आप बोल सकते हो। और दूसरा होता है वेन्स। वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। और तीसरा होता है लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फ ही लिक्विड जो है, इसमें ब्लड नहीं बट लिम्फ जैसा एक लिक्विड जो है वो कैरी होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक फिलारिसिस। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा लिम्फ है, ये जो हमारा थर्ड ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, लिम्फ। ठीक है, इस पे एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है फिलारिन। वो अटैक करता है। ठीक है, और इसको डैमेज करने की कोशिश करता है। इसी डिजीज को हम बोलते हैं लिम्फेटिक फिलारिसिस। ठीक है, ये डिजीज न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि अभी जो हमारे यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो लिम्फेटिक फिलारिसिस को 2027 तक, ठीक है, मतलब आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें इसको खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इस डिजीज के बारे में और जानते हैं। तो ये कॉमनली नोन एज एलिफेंटाइसिस भी इसको बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। ट्रॉपिकल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच की जितनी भी कंट्रीज हैं उसको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में होने वाला एक कॉमन डिजीज है और मोस्ट निग्लेक्टेड डिजीज। ठीक है, फिलारियल नाम का एक पैरासाइट होता है जो कि मॉस्किटोज के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट करता है, और वही इस फिलारियल पैरासाइट को ये मॉस्किटो कैरी करता है। और ये बेसिकली इम्पेयर कर देता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, जैसे मैंने बताया इसको खत्म कर देता है। तो इसका लिम्फ का क्या काम है मेनली बॉडी में? तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, ये ब्लड कैरी करते हैं। ब्लड जब ये कैरी करते हैं तो मान लीजिए मेनी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ये बहुत सारे अपने फ्लूइड्स को लूज भी करते हैं वाइल मूवमेंट। ठीक है, और ये जो फ्लूइड लूज होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम लिम्फ का है, और इसको वापस से रीचैनलाइज कर देता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि ये हमारा अगर आर्टरीज हो गया, इसमें से ब्लड जा रही है और अगर कुछ ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो आपको पता है ऊपर से एयर प्रेशर लग रहा है, इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, तो ये डैमेज होने का आर्टरीज का खतरा है, तो ये लिम्फ क्या करता है, ये चैनलाइज करता है। मोर ओवर क्या होता है कि अगर किसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है या इन्फेक्शन आ रहा है, तो लिम्फ जो होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, इसमें हर जगह पे लिम्फ नोड लगे रहते हैं।
तो लिम्फ नोड का काम क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि हार्मफुल है, इन्फेक्शन है, तो उसमें इसको किल करने का भी पावर रहता है। ठीक है, तो इसलिए लिम्फ हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, ये क्या कर देता है, ये इसको इम्पेयर कर देता है, काम नहीं करता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का कोई एक सडन पार्ट क्या हो जाता है, एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और इसमें सीवियर पेन, डिसेबिलिटी एंड स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा भी लोगों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके के पैरासाइट बेसिकली ये होते हैं, जो कि फिलारियल फैमिली के होते हैं। तो नेमाटोड्स होते हैं, मतलब एक राउंड वॉर्म्स जैसे होते हैं ये। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे। विचोरिया पैनक्रोटी, जिसकी वजह से ये 90% होता है। उसके बाद ब्रूगिया मलावी और एक ब्रूगिया तिमोरी, इन सब के वजह से भी डिजीजेस होती है। ठीक, इसका प्रोबेबल ट्रीटमेंट क्या है, तो एक प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी होती है, ये इसका प्रोबेबल ट्रीटमेंट है। और WHO ने इसको रिकमेंड किया है, इस प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी को, और बोला है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए होना चाहिए ताकि इसका एलिमिनेशन हो सके। और इसको लेके इंडिया ने भी प्रण ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, हर डिजीज से रिलेटेड होता है। तो इंडिया के लिए लिम्फेटिक फिलारिसिस का क्या टाइमिंग है, कि ये कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है, तो 2027 के। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज सोलर फ्लेयर। इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मानते हैं, तो ये सन का अगर हम सरफेस मानते हैं, तो ये हमारा सन है। और यहाँ पे क्या होता है, ये बिल्कुल कोर है सन का, जहाँ पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है हीलियम में। ठीक है, और ये जो है, ये ऊपरी पार्ट है सर सन का। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे सन का ऊपरी पार्ट है, और ये कोर है। ठीक है, और ये जो कोर है, इसमें जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है, तो जो फ्यूजन एक होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इस प्रोसेस से इसका कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मोर ओवर आपको पता है कि सन की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, या आप जिसकी वजह से ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है, और ये हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो आप मान लीजिए कि इस तरह से सन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या कनेक्टेड रहता है, तो जितने प्लैनेट्स हैं या जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ, सारी की सारी चीजें जो हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से ही कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, तो ये भी इसके कनेक्शन में है। मेनी टाइम क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि किसी वजह से एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, और एक स्लो सोलर फ्लेयर, मतलब ये जो अंदर का मटेरियल है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये थोड़ा ठंडा होता है और ये सबसे शांत पार्ट होता है, तो इसी पार्ट से ये निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, सोलर फ्लेयर बाहर की तरफ, और ये बिल्कुल इस तरीके से फैलने की कोशिश करता है। तो इससे आप देखिएगा कि सन पे एक एक्स्ट्रा लाइट है, जैसा आपको पता चलेगा। यहाँ मैंने इमेज लगा रखा है, आप देख रहे हैं कैसे सोलर फ्लेयर निकल रहा है। ठीक है, तो आपने समझा होगा कि बेसिकली सोलर फ्लेयर बोल किसको रहा है, तो सन के कोर में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ते हुए, सन की जो इतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें सब कुछ कनेक्टेड है, उसको तोड़ते हुए इस तरह से सन का जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर। ठीक, तो अभी सोलर फ्लेयर के बारे में और हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो इसमें क्या है, ये आप देखिए, लार्जेस्ट एक्सप्लोसिव इवेंट्स है। ठीक है, और ये जो ब्राइट एरियाज ऑफ सन है उसमें देखा जाता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत ही कम टाइम में मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ हीट एंड बर्स्ट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रेडिएशन निकलते हैं इससे। अच्छा, इस तरह के जो इरप्शंस हैं जो सन से हो रहे हैं, इसका क्या असर होता है अर्थ के ऊपर, तो आपको पता है कि ये पूरे के पूरे, ये जो इसका पूरा मैग्नेटिक ये है, इसको तोड़ते हुए ये निकल रहा है। तो बेसिकली इसका ये इफेक्ट होता है कि हमारे अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन इससे डिसरप्ट होते हैं, रेडियो सिग्नल्स डिसरप्ट होते हैं, और एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में, उनके ऊपर भी खतरा होता है ऐसे सोलर फ्लेयर से। ठीक है, और जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी बढ़ाता है, और जो पावर ग्रिड्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है। मोर ओवर ऑरोराज, मतलब ये जो मैंने आपको फ्लेयर्स दिखाया था, रेड फ्लेयर्स मैंने जो दिखाया था कि जो सन से होके इस तरीके से गुजर रहे हैं, मोर ओवर बहुत बार क्या होता है, ये सन के ऊपर से भी इस तरीके से जाते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम से दिखाती हूँ। तो ये बहुत बार क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है,
और यहाँ पे कहीं पर हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और सन में से ये फ्लेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये फ्लेयर्स निकल रहे हैं इस तरीके से सन की बॉडी से। तो बहुत बार आपको ऐसे लगेगा कि ये हमारे अर्थ के ऊपर से भी होके गुजर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर ये ऊपर से, तो ये जो इसके गुजरने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अरोरा, ठीक है, अरोरा बोलते हैं। अगर ये ऊपर से गुजर रहा है तो इसको अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, नीचे से हो रहा है तो इसको अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल सन फ्लेयर था और मैंने इससे रिलेटेड जो भी डेंजर्स है जो हमारे अर्थ में होते हैं प्रॉब्लम, उसको आपको एक्सप्लेन किया। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि एक पोटेंट सन फ्लेयर जो है वो रिसेंटली उसने क्या किया, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके रेडियो सिग्नल को डिसरप्ट कर दिया और नेविगेशन सिग्नल्स को भी उसने डिसरप्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अमेज़न कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट आप अमेज़न तो समझते होंगे कि अमेज़न क्या है, एक रिवर है। कहाँ की रिवर है, तो नॉर्थ अमेरिका की एक रिवर है अमेज़न। देखिए यहाँ पे मैंने ये, सॉरी साउथ अमेरिका, मैंने गलती से नॉर्थ अमेरिका बोल दिया। तो ये आप देख सकते हैं मैप में मैंने साउथ अमेरिका लगा रखा है। तो यहाँ से साउथ अमेरिका के इस पोर्शन से ब्राजील जो एरिया है वहां से इस तरीके से होकर ये अमेज़न रिवर गुजरती है। ये इसमें लगभग 300 नदियां, इसकी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आके मिलती है, इस पूरे एरिया को ड्रेन करती है। और यहीं पर अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है। जो रेन फॉरेस्ट है उसकी क्या खासियत है कि उसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं, मतलब कि वो फेफड़ा है अर्थ का। क्यों क्यों इसे लंग्स बोलते हैं, क्योंकि जो 25% कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ये अकेला एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मोर ओवर ये खुद से अर्थ में 6% ऑक्सीजन, सिर्फ इतना एरिया 6% ऑक्सीजन, इतने वेराइटीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ ट्री हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। यहाँ की गवर्नमेंट पूरी टेक केयर करती है कि इस एरिया के साथ छेड़छाड़ ना हो सके और इसकी सैनिटी बनी रहे, ठीक है। तो इसी को लेकर, इससे रिलेटेड, इस अमेज़न से रिलेटेड एक कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेज़न से सटे हुए जितने भी कंट्री हैं, जैसे कि बोलीविया है जहां से अमेज़न गुजरती है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गयाना, पेरू, सूरीनेम एंड वेनेजुएला, ये सारे के सारे जिनसे भी अमेज़न गुजर रही है इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एक ट्रीटी साइन की है आपस में। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जो प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अमेज़न कंट्रीज हैं और इन्होंने अमेज़न कॉपरेशन ट्रीटी साइन की है, उसके तहत ही इसको बनाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मोरओवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो ऑब्वियसली अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इसको ड्रेन करने वाला अमेज़न रिवर है, हमने यहाँ पे देखा है। और अगर इसकी लोकेशन के बारे में देखा जाए तो ऊपर की तरफ गुयाना हाईलैंड्स है, ठीक है। इधर अगर आप देखें इसके वेस्ट में तो यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, इधर साउथ की तरफ ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू है और इधर अटलांटिक ओशियन है। तो इसके बीच में ही ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। आपने अभी देखा होगा आग लग जाने की वजह से या बहुत सारे चीजों की वजह से यहाँ के एनिमल्स बहुत अफेक्टेड हुए हैं या क्लाइमेट चेंज से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लेके इस तरीके की ट्रीटी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है सिर्फ अमेज़न कंट्रीज को नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिनको स्टेप लेना चाहिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।